जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग आज अपनी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो पिछली क्लास में हम लोग नील्स बोर तक पढ़ चुके थे। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कणाद की। महर्षि कणाद जो थे जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के संबंध में व्याख्या करी। इसके बाद जॉन डाल्टन के बारे में व्याख्या करी। उन्होंने ही सबसे पहली बार, ऐसा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लिखित रूप में लिखा, कि परमाणु सिद्धांत क्या है। दूसरी बात, परमाणु के खोजकर्ता भी इसीलिए कहे जाते हैं जॉन डाल्टन, ये पढ़ा। इसके बाद जॉन डाल्टन के बाद हम लोगों ने रदरफोर्ड के बारे में देखा। रदरफोर्ड के बारे में देखा कि इन्होंने गोल्ड फाइल परीक्षण किया। इसके बाद नील्स बोर के बारे में देखा। नील्स बोर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे नील्स बोर के बारे में। और नील्स बोर ने अपना मॉडल 1913 में प्रस्तुत कर दिया। और इन्होंने जो आपके परमाणु था, उस परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर दी थी। और स्थायित्व की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो 4 कक्षा KLMN, जो कि अलग अलग ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं, इन 4 ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में विभाजित होते हैं। ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर सेल या कक्षा का जो टर्म था वो नील्स बोर द्वारा दिया गया था। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखेंगे अगले वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था सोमरफील्ड। सोमरफील्ड सन 1919 में इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। 1919 में परमाणु सिद्धांत के संबंध में इन्होंने अपनी व्याख्या करी। सोमरफील्ड ने यह कहा कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि वह वृत्ताकार ही हों। इन्होंने ये कहा कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं, लेकिन परमाणु वृत्ताकार ही हो, यह आवश्यक नहीं है। यह कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकती हैं, दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकती हैं। ये बात इन्होंने कही, यानी परमाणु के संबंध में इन्होंने कहा कि जो कक्षाएं हैं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर ये बात कर रहे थे नील्स बोर। तो इन्होंने एक टर्म यहाँ पर जोड़ दिया कि जरूरी नहीं है वृत्ताकार पथ ही हो, दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये व्याख्या कही। इन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा यानी सेल के भीतर उपकक्षाएं यानी सब सेल भी होती हैं। तो सब सेल के बारे में सबसे पहली बार सोमरफील्ड ने बताया। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा के भीतर सब सेल भी होती हैं। इन सब सेल को किस नाम से जानते हैं? तो इन्होंने कहा SP, D और F, ये 4 उपकक्षाएं हैं जो आपकी SPDF के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने कहा था कक्षाएं हैं जो आपकी KLMN के नाम से जानी जाती हैं, जबकि जब सोमरफील्ड आए तो सोमरफील्ड ने उपकक्षाओं के बारे में बताया। और इन्होंने कहा कि 4 उपकक्षाएं होती हैं जिनका नाम है SPDF। यहाँ पर अगर बात करें कि कक्षा के अंदर आपके कक्षक पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले इसका क्रम आपको क्लियर कर दें। जैसे कक्षा होगी, कक्षा के अंदर उपकक्षा होगी, उपकक्षा के अंदर आपके कक्षक पाए जाते हैं। कक्षक, इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सब सेल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ऑर्बिट बोला जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कक्षा के भीतर क्या होगा, उपकक्षा होगी,
उपकक्षा के भीतर क्या होगा, कक्षक होगा। और कक्षक के भीतर क्या होते हैं, तो कक्षक के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहां से याद रखना है कि एक कक्षक में यानी एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो 4 कक्षाएं बताई, एस पी, 4 उप कक्षाएं बताई, एस पी डी और एफ। अब यहाँ से याद रखना है कि एक उप कक्षा यानी सब सेल जो एस है यानी उप कक्षा एस है, इसमें जो कक्षक यानी ऑर्बिट होते हैं, ये ऑर्बिट कितने होते हैं, ऑर्बिट यानी कक्षक कितने होते हैं। तो याद रखिएगा एस में जो ऑर्बिट की संख्या है वो सिर्फ एक होती है। ये बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं कि एस में ऑर्बिट की संख्या कितनी होती है, एक होती है। पी में ऑर्बिट की संख्या कितनी होती है, तो पी में होती है 3 ऑर्बिट होते हैं। पी में कितने ऑर्बिट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद डी में कितने ऑर्बिट होते हैं, तो 5 ऑर्बिट होते हैं। और एस एफ में कितने ऑर्बिट होते हैं, तो 7 ऑर्बिट होते हैं। तो यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा कि एस में कक्षक या ऑर्बिट की संख्या कितनी होती है, तो कक्षक या एस में कक्षक, एस में ऑर्बिट उप कक्षा एस में ऑर्बिट या कक्षक की संख्या 1 है, पी में 3 है, डी में 5 है और एफ में 7 है। पिछली बार डायरेक्ट पूछा गया था कि पी ऑर्बिट में यानी पी कक्षक में या पी सब सेल में कितने ऑर्बिट होते हैं, 3 ऑर्बिट होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, बेसिक के क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल तैयार रखिएगा। एसपीडीएफ 1 3 5 7, एसपीडीएफ 1 3 5 7। अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ली जाए कि इन तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से बताइएगा। यहाँ पर हमने कक्षक, एक कक्षक में आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2। तो यहाँ पर एस में यहाँ पर कक्षक कितना है, 1, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब यहाँ पर 3 कक्षक हैं और एक में होते हैं 2, तो 3 में कितने हो जाएंगे, तो 3 में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और कक्षक कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर अगर गुणा करें तो कितना आ जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे कि पी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितने हैं, 5 हैं, 2 का गुणा हो जाएगा तो कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे एफ में पूछा जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। कक्षक कितने होते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है। यहाँ कक्षक होते हैं एस में 1, पी में 3, डी में 5 और इसके बाद एफ में 7। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो एस में 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14। यहाँ पर ये बेसिक था, याद रखना है। अगर 1 3 5 7 याद है तो आप खुद इलेक्ट्रॉन की संख्या बता लोगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो आगे बढ़ें। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एस जो कक्षक ए, एस जो उप कक्षा है, इसका आकार के संबंध में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया कि इनका आकार कैसा होता है, आकार। तो आकार के बारे में बात करें, एस का आकार जो है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल। इसके बाद पी की बात करें तो इसका आकार डंबल की तरीके होता है। डी की बात करें तो इसका आकार डबल डंबल के आकार का होता है, डबल डंबल। एफ की बात करें तो इसका आकार जटिल है, यानी कॉम्प्लेक्स डिजाइन में होता है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल संरचना में होता है। एस का गोलाकार, पी का तो पी का डंबल के आकार का कुछ इस तरीके का, और इसका तो इसका होता है डबल डंबल के आकार का कुछ इस तरीके का, और इसकी जटिल संरचना है बहुत कॉम्प्लेक्स। तो डी की जो संरचना है कॉम्प्लेक्स है,
जटिल है यानी इसका आकार कैसा होगा, तो जटिल या कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, अगर आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ जाएं, नोट करिएगा जल्दी से। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा या वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। हटा दें, नोट कर लिए। अब जरा एक बात यहाँ पर और समझ लेते हैं। जरा कक्षा और उप कक्षाओं को एक साथ समझते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, किसी, अभी उप कक्षा में हमने बताया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये कैसे निकालेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली कक्षा होगी कौन सी, के। तो के में उप कक्षा कितनी होती है, एक ही तो होगी, कौन सी होगी, एस होगी। अब एस के बारे में अगर बात करें तो एस में कक्षक कितना है, एक है। तो एक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो ही होंगे। यानी के में कितने होंगे, तो के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। इसके बाद एल की बात करें तो एल में कितनी होती हैं, तो एल में होती हैं कितनी, दो कक्षाएं। यानी कौन कौन सी, एल में कितनी उप कक्षाएं होती हैं, दो। यानी कौन कौन सी, तो एक होती है एस और दूसरी होती है पी। तो एस और पी अगर होती है तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, दो। और यहाँ पर पी में कितने इलेक्ट्रॉन आपको बताए थे, तो पी में हो गए 6। यानी जो एल कक्षा है, एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, तो एल में 8, के में कितनी, 2। अब उसी तरीके से एम में देखिए, तो एम में कितनी हो जाएंगी, तो एम में उपकक्षाएं हो जाएंगी कितनी, 3। वहां पर 3 हो जाएंगी एम में, तो एम में 3 हो जाएंगी, तो कौन कौन सी 3 होंगी, एस पी डी। तो यहाँ पर एस में कितने होंगे, तो एस में 2, पी में कितने, 6। इसके बाद डी में कितने होंगे, तो डी में आपने कितने लिखे थे, 10। तो इनको ऐड करेंगे तो एम में कितने हो जाएंगे, 10 6 16 और 2 18। यानी एम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18। एन में बात करें तो एन में कितनी कक्षाएं हो जाएंगी, उप कक्षाएं हो जाएंगी 4। यानी कौन कौन सी, एस पी डी एफ। अब यहाँ पर एस में कितने, 2, पी में कितने, 6, डी में कितने, 10 और एफ में कितने लिखे थे, 14 इलेक्ट्रॉन। इनको अगर ऐड कर दें तो कितने हो जाते हैं, तो यहाँ पर ऐड करिएगा, 10 6 16 2 18, 18 और 14 कितने हो गए, 32। यानी एन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 32 इलेक्ट्रॉन। यानी ये ऊर्जा स्तर अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो गए, 2 8 18 32। यानी के में कितने, तो 2, एल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, एम में कितने, 18 और एन में कितने, 32। तो ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, यहाँ से उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। सारी चीजें हमने आपको एक एक करके खोल करके पूरा बता दिया है। अब आपके ऊपर है कितना आप इसको हैंडल कर पाते हो। अब देखिए यहाँ पर के पहली कक्षा थी,
L दूसरी थी, M तीसरी थी और N चौथी थी। यहाँ पर उप कक्षाएं K में कितनी थी? 1, 2, M में 3 और N में 4 थी। तो यहाँ पर जो N होगा वो N की वैल्यू कितनी होती जाएगी? 1, 2, 3, 4। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि कॉमनली हम लोग शुरू कितने से करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। N हम लोग कक्षा को लिख सकते हैं और अगर इसका स्क्वायर कर दें तो हम लोग क्या पा जाएंगे? किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब जरा K वाली कक्षा में निकालो तो यहाँ पर N कितना है? N की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा? 2, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 कितना आ गया? 2। दूसरा, अगर L की बात करें तो L में N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर L में N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितना आ गया? 8। इसके बाद अगर निकालना चाहो के एल एम के बारे में, तो एम में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। एम में कितनी हो गई? 3। तो 3 का यहाँ पर 2 एन 2n स्क्वायर से निकालना है, तो यहाँ पर कितना रख दें? 3 का स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 दूनी 18। इसके बाद अगर यहाँ पर L की वैल्यू N की वैल्यू निकालना चाहें तो N में कितने हो जाएंगे? N की वैल्यू, तो N की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पर कितनी थी? 1। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4। तो 2n स्क्वायर में यहाँ पर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो n का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32। तो यहाँ पर एक बेसिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, 2n स्क्वायर। यानी किसी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो वहां पर सूत्र यूज होता है 2n स्क्वायर। इसको हमने दोनों तरीके से बता दिया कि बेसिकली कैसे यूज होता है, इसका बेसिक क्या है, इसका सूत्र क्या है, कैसे ये निकाला जाता है। 2, 8, 18, 32 ये कक्षाओं में हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कक्षा के अंदर उप कक्षा होती है, तो जो आपकी उप कक्षा है उसमें पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3 और चौथी में 4 उप कक्षाएं होती हैं। ये बिल्कुल हमने बेसिक से लेकर के आपका फॉर्मूला तक का पूरा बता दिया। तो उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, अगर ना आया हो तो हम फिर से बता देंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत कर रही हो तो बताइएगा। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1919 सोमरफील्ड के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लगभग समय था 1921 का। 1921 में 2 वैज्ञानिक आए, एक तो थे आपके बोर और दूसरे थे बरी। बोर और बरी दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक संकल्पना दी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से काफी बार कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिपादन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत आपका 1921 में
बोर और बरी, इसी को बोरबरी मॉडल भी कहा जाता है। तो पहली बार बोरबरी मॉडल 1921 में दिया गया और इसमें इलेक्ट्रॉनों को जो आपकी विभिन्न कक्षाएं हैं उसमें भरने के लिए इनकी व्याख्या की गई। तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिद्धांत को भी समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई परमाणु है, जिसका कोई पदार्थ है जिसका परमाणु क्रमांक 14 है। अब परमाणु क्रमांक 14 है तो आपसे बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। क्वेश्चन है किसी तत्व का या किसी पदार्थ का परमाणु क्रमांक 14 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। बताइए जरा, एक बार आप सॉल्व करिए फिर हम बताएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरेंगे। देखिए इसके पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जो SPDF को हम लोगों ने समझा था उसी में भरा जाएगा इसे। तो पहले में हम लोगों ने समझा था कि पहला जो S है उसमें S में कितनी कक्षाएं होती हैं। तो S में होती हैं एक ही कक्षा होती है। तो पहले में कितना हो जाएगा 1s। दूसरे में अब 1s के आगे दूसरी तो कक्षा है नहीं इसमें, तो दूसरे में हम लोग क्या भरेंगे, तो दूसरे में फिर दूसरी कक्षा की बात आ जाएगी यानी 2। तो इसमें हम लोग की कितनी कक्षाएं थी 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2s 2p। जब वहां पर हम लोग भर रहे थे तो KLMN में हम लोगों ने क्या भरा था, यहाँ K में हम लोगों ने भरा था S, यहाँ पर SP, यहाँ पर क्या भरा था SPD 3 थी और यहाँ पर कितनी थी 4 SPD और F, यही तो भरा था जहाँ पर N की वैल्यू 1 2 3 4 ली थी। तो S में कितनी होगी 1, इसके बाद दूसरी आपकी P में कितनी आ जाएंगी 2, यानी L में K में कितनी 1, L में कितनी 2, M में कितनी 3 और इसमें कितनी 4। तो S में यानी K पहली कक्षा है तो इसमें कितनी होगी 1s, दूसरी वाले में कितनी होगी 2, यानी L में कितनी हो गई 2s 2p। तो यहाँ पर तीसरे वाले में क्या भरेंगे 3s 3p 3d, यही तो भरा जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा 4s 4p और 4d और 4f, यही तो भरेंगे। इसी तरीके से लिया जाएगा। अभी इसका एक अगर कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो उसको कैसे भरते हैं तो वो भी अभी देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को भरना क्या था, तो यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से भरना है। तो यहाँ पर अब देखिए भरते कैसे हैं। SPDF में हम लोगों ने देखा था जो आपका SPDF था, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन कितने कितने लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने पढ़ा था 2 6 10 14 होते हैं इसमें, 2 6 10 और 14, यही तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, अभी आपने पढ़ा था। अब इसको भरेंगे कैसे, यानी जो S कक्षा होगी उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, P में 6 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते और D में 10 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते और F में 14 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते। तो अब जरा इसको देखते हैं 14 वाले को कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले क्या भरा जाएगा 1s, कितने भर सकते हैं 2, तो 1s 2। इसके बाद लिया जाएगा P का नंबर आ जाएगा, यानी इसमें कितनी हो जाएंगी 2, तो 2s, S में कितना भर सकते हैं 2। इसके बाद P की बारी आ जाएगी तो 2p, P में कितना भर सकते हैं 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2p 6। अब देखिए भरना कितना था 14 और कितने भर गए 6 2 8 2 10 भर गए। अब बचा कौन, तो 2p तक कंप्लीट कर लिया। अब किस पे आएंगे, तो 3s पे, तो 3s, s में 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे तो 3s 2। इसके बाद कितने हो गए 6 2 8 2 10 2 12। अब आएगा नंबर किसका 3p का, तो 3p यहाँ पर ले लेंगे और p में अब यहाँ पर 12 हो चुके हैं, बचे कितने, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही तो भरे जाएंगे। अगर इससे ज्यादा भर देंगे तो क्रमांक 14 से ज्यादा नहीं निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पर भरा कितना जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा 3p 2, यही तो भरा जाएगा।
यहाँ तक ना बात समझ में आई हो तो हम एक बार फिर से समझा दें। देखिए सबसे पहले एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, पी में 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, डी में 10 से और एफ में 14 से ज्यादा नहीं हो सकती। के में हम लोगों को मालूम है सिर्फ एक कक्षा होती है एस, तो 1 लिख रहे हैं यहाँ पर। ये जो 2 लगा है, ये जो आगे लगा है ये डिनोट कर रहा है कक्षा को, ये क्या है कक्षा, और इसके बाद वाली ये क्या है, ये उप कक्षा है, ये उप कक्षा है। ये जितनी भी बाद में लिखी हैं ये उप कक्षाएं हैं, और पहले जो लिखा है ये क्या है कक्षा, यानी सेल नंबर आगे लिखा हुआ है। कभी भी अगर आपको पहचानना हो तो आप पहचान सकते हो कि जो आगे लिखा होता है वो सेल नंबर होता है, यानी कि कक्षा होती है। यानी ये दूसरी कक्षा की बात है, ये पहली की बात है, ये तीसरी कक्षा की बात है। तो यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई। बाद में जो लिखी है वो उप कक्षा है। एस में हम 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते, हमने अभी बताया एस में 2 से ज्यादा नहीं लिखा है। पी में 6 से ज्यादा, यहाँ 7 नहीं लिख सकते, पी में कितना लिख सकते हैं 6। एस में 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते, और पी में यहाँ पर जितने यहाँ पर बचे थे इसलिए इसका नंबर आ रहा था, इसलिए यहाँ पर हमने कितना लिखा 2p6। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर पहले वाले में क्या, अगर 14 का भरना है तो क्या लिखेंगे 1s, अब s में 2 से ज्यादा नहीं तो 1s2, इसके बाद 2, अब s में फिर 2 से ज्यादा नहीं क्योंकि बारी किसकी आएगी इसकी 2s की। अब इसके बाद 2p, अब यहाँ पर कितना लिख देंगे 6 क्योंकि 6 से ज्यादा नहीं भर सकते। अब तीसरे का नंबर आ जाएगा 3s, अब 2 से ज्यादा नहीं। अब गिन लेते हैं 2 2 4 6 10, 2 12, बचे कितने 2 बचे क्योंकि यहाँ 14 का भरना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3p2। ये हम लोगों का 14 क्रमांक का, यानी जिसका परमाणु क्रमांक 14 हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको और भी कई दे दिए जाएं और आपसे भरने को पूछ लिया जाए तो भी आप इस तरीके से भर सकते हो। जैसे अगर हम आपको एक और करके दिखा दें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस तरीके के आपको सारे क्वेश्चन लगाने जो पिछले साल आज नहीं समझ में आता, बार बार देखो यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आएंगे निश्चित। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए। मैग्नीशियम का होता है 12, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तो परमाणु क्रमांक हो गया 12। अब हमें इसको भरना है, भरने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से 1s से शुरू करेंगे। तो इसका क्या बनेगा, तो सबसे पहले 1s में तो कितना आएगा 1s2, पहली कंप्लीट, दूसरी 2s2, इसके बाद 2p6। अब कितने हो गए 6 2 8 2 10, 10 हो गए, 2 कक्षाएं कंप्लीट हो गई, यानी 2s और 2p। अब नंबर किसका आएगा 3s का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3s। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अब कितने भरने हैं 12, तो अब 2s के ऊपर क्या लग जाएगा 2, तो यानी ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये भी बताएंगे कि जो लास्ट कक्षा पूरी हो जाती है इनको क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 2s2 में ही कंप्लीट हो गया, अगर यहाँ पर आगे जाते या इसको कम ज्यादा करके लिखते तो उनके भी नाम अलग अलग हैं। तो पहले आप इसको समझिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। किसी को कोई डाउट हो जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12। यहाँ से आप जोड़ भी सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो ऊपर लिखा होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये जो लिखा होता है ये उप कक्षा होती है, ये जो लिखा होता है ये आपकी कक्षा होती है यानी तीसरी, यानी सेल, सब सेल, और ये इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम, ये आपको कल हमें बताना है। सोडियम और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कमेंट बॉक्स पे बना के दिखाइएगा। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, और एल्यूमिनियम का 13 होता है।
ये भी बता दिया हमने। अब आप हमें बना करके भेजोगे, जब आप बना करके भेज दोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब हम अगली क्लास में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो तो बताइएगा। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन यहाँ तक निश्चित रूप से आप लोग बना लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम आहबाऊ के बारे में बताएंगे। आहबाऊ का भी सेम यही है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी उसकी अलग हो जाती है कि कैसे उसका डिज़ाइन बनता है। यही चीज़ है सेम आहबाऊ में भी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट टर्म पे यानी कि अगली क्लास आपकी फिजिक्स की होगी, तो फिजिक्स की क्लास मुलाकात होगी। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में जब भी हम आएंगे यहीं से शुरू करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेंगे। आप लोग क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।